फिल्म की शुरुआत में हम जेल में बंद एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है बेकेट। जेल की उस नम और अंधेरी कोठरी में बेकेट अपनी मौत के आखिरी घंटे गिन रहा था और बाहर फांसी का वह सन्नाटा था जो फंदे के झूलने से ठीक पहले आता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेकेट बिल्कुल भी घबराया नहीं था। एक पादरी उससे मिलने आया था, लेकिन उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान जब यह जानता है कि कुछ ही घंटों में उसे मार दिया जाएगा तो वह इतना शांत कैसे हो सकता है। तब बेकेट ने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। एक ऐसी कहानी जो दौलत, धोखे और खूनी शतरंज के उस खेल की थी जिसमें हर मोहरा गिरा और अंत में केवल एक ही राजा बचा। ये कहानी बेकेट की माँ मेरी से शुरू होती है। मेरी का जन्म अमीर रेड फेलो परिवार में हुआ था जो लॉन्ग आइलैंड की एक विशाल हवेली में रहता था। 18 साल की उम्र में एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात एक साधारण संगीतकार से हुई और उसे उसी पल उससे प्यार हो गया। जल्द ही मेरी गर्भवती हो गई, लेकिन जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे 2 विकल्प दिए, गर्भपात करा लो या घर छोड़कर चली जाओ। मेरी ने अपने बच्चे को जन्म देना चुना और न्यू जर्सी के एक साधारण मोहल्ले में जाकर रहने लगी। जब उसने बेकेट को जन्म दिया तो बच्चे को देखते ही मेरी के प्रेमी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया और अस्पताल में ही उनकी मृत्यु हो गई। मेरी अब एक अकेली माँ थी जो मोटर व्हीकल्स विभाग में काम करती थी। पैसों की तंगी के बावजूद उसने बेकेट को संस्कार, पियानो और तीरंदाजी सिखाई और बचपन से ही उसे सूट पहनना सिखाया। एक तीरंदाजी क्लास के दौरान बेकेट की मुलाकात जूलिया से हुई जो एक धनी परिवार की लड़की थी। वे दोस्त बन गए और एक बार जूलिया ने अंधेरे में बेकेट का हाथ पकड़कर उसे चूम भी लिया, लेकिन रोशनी होते ही वह तुरंत पीछे हट गई। बेकेट अभी बच्चा ही था कि मेरी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसने लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया था और अब वह अस्पताल में दाखिल थी। बेकेट ने उम्मीद की कि रेड फेलो परिवार उनकी मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने फोन तक नहीं किया। मेरी ने अपने बेटे से कहा कि वह उससे बेहतर जीवन का हकदार है और उसे वादा करवाया कि जब तक उसे सही तरह का जीवन नहीं मिल जाता वह हार नहीं मानेगा। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसे परिवार के कब्रिस्तान में दफनाया जाए, लेकिन परिवार ने कोई जवाब तक नहीं भेजा। बेकेट अपनी माँ की छोटी का एक गुच्छा लेकर उनके ताबूत के पास खड़ा था और उसने शपथ ली कि वह परिवार की हवेली में अपना सही स्थान हासिल करके ही रहेगा। अगले दिन बेकेट ने रेड फेलो हवेली की घंटी बजाई, लेकिन बटलर ने उसे सिर्फ एक ठंडा बिना हस्ताक्षर वाला पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। उसके बाद बेकेट कई वर्षों तक फॉस्टर केयर में रहा और जूलिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट गया। जब वह वयस्क हुआ तो वह एक सूट की दुकान में सेल्समैन का काम करने लगा। एक दिन वह सूट की दुकान पर जूलिया को देखकर चौंक गया। वह अब भी अमीर थी, लेकिन उसकी सगाई हो चुकी थी। बाहर जाते समय जूलिया ने पूछा कि रेड फेलो की दौलत का क्या हुआ और बेकेट ने कहा कि एक दिन वह उसे विरासत में हासिल करेगा। जूलिया ने मजाक में कहा, जब इन सबको मार डालना तब मुझे फोन करना। कुछ दिनों बाद बेकेट के बॉस ने उसे गोदाम में ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी क्योंकि सेल्समैन की पोजीशन उसके बेटे को मिलेगी। बेकेट ने नौकरी छोड़ दी और उसी रात उसने तय कर लिया कि अब कुछ करने का समय आ गया है। पहला निशाना था टेलर, जो परिवार की वित्तीय फर्म में एक दलाल था। बेकेट ने एक पार्टी में टेलर को जेट स्की पर एक यॉट तक जाते देखा और वह भी एक जेट स्की लेकर उसी यॉट पर पहुंचा। टेलर के सो जाने के बाद बेकेट ने उसके पैर में लंगर बांध दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। टेलर डूब गया। उसी क्षण बेकेट को एहसास हुआ कि हत्या करना वाकई बहुत आसान था। कुछ दिनों बाद बेकेट अंतिम संस्कार में गया और वहां उसकी मुलाकात टेलर के पिता वॉरेन से हुई। वॉरेन ने बेकेट को अपने ऑफिस में ले जाकर टेलर की नौकरी की पेशकश की, जिसे बेकेट ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगला शिकार था नोआ, जो एक कलाकार था। बेकेट नोआ के आर्ट शो में गया और उसका दोस्त बन गया। एक रात डिनर पार्टी के दौरान बेकेट ने नोआ के स्टूडियो में फोटोग्राफी के रसायनों को सफाई उत्पाद के साथ मिला दिया और लाइट बल्ब तोड़ दिया। रात में नोआ ने लाइट चालू करने की कोशिश की, चिंगारी से धमाका हुआ और नोआ तुरंत मर गया। अंतिम संस्कार के दिन 2 FBI एजेंट बेकेट के पास आए और पूछताछ की, लेकिन बेकेट ने मेरी की कहानी बताकर सबको भावुक कर दिया। तीसरा शिकार था स्टीवन, जो एक पादरी था लेकिन असल में लोगों को धार्मिक शो के जरिए ठगता था। बेकेट ने क्रिश्चियन मैगजीन का पत्रकार बनकर स्टीवन से मुलाकात की और उसके पेय में वर्कआउट सप्लीमेंट्स की जानलेवा खुराक मिला दी। स्टीवन को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। चौथा शिकार थी कैसेंड्रा, जिसने 11 बच्चों को गोद लिया था और मीडिया में एक प्यारी माँ के रूप में दिखती थी, लेकिन असल में वह बच्चों पर ध्यान नहीं देती थी। बेकेट स्पा में कर्मचारी बनकर घुसा और उसके दांत सफेद करने वाले उपकरण में कार्बामाइड पेरोक्साइड डाल दिया, जिससे कैसेंड्रा की मौत हो गई। 5वां शिकार था मैक आर्थर, जो नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम का आधा हिस्सा अपने पास रखता था। बेकेट ने उसकी कॉफी में नींद की दवा मिला दी। मैक आर्थर अपने निजी विमान में बेहोश हो गया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब परिवार में सिर्फ वॉरेन और दादा विट लॉ बचे थे। बेकेट वॉरेन से लगाव कर बैठा और उसने उसे नहीं मारा।
बल्कि नोआ की गर्लफ्रेंड रूथ से सगाई कर ली। लेकिन वॉरेन की प्राकृतिक मौत हो गई। कुछ दिनों बाद विटलॉ का पत्र आया। बेकेट को हवेली बुलाया गया। वहां जूलिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। उसने एक जासूस लगाकर बेकेट के सारे जुर्म की तस्वीरें खींच ली थीं। जूलिया ने $3 लाख की मांग की, नहीं तो वह तस्वीरें रूथ को भेज देगी। बेकेट घबरा गया। उसने जूलिया के पति लायल के कार्यालय में जाकर उसे मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर बेकेट हवेली पहुंचा, जहां विटलॉ ने उस पर गोली चला दी। बेकेट ने वहां रखे तीरंदाजी के धनुष से 2 तीर चलाए। पहला विटलॉ की छाती में लगा, दूसरा गर्दन में। यह हत्या आत्मरक्षा बन गई और पुलिस ने बेकेट को छोड़ दिया। उसे पूरी रेड फेलो विरासत मिल गई। लेकिन तभी FBI ने उसे लायल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जूलिया ने अपने पति लायल को खुद मार डाला था और बेकेट के फिंगरप्रिंट्स वहां चिपका दिए थे। बेकेट को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले जूलिया उससे मिलने आई। तब पता चला कि लायल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें सच्चाई थी, लेकिन जूलिया ने वह नोट दिखाने से इनकार कर दिया। बेकेट ने अपनी पूरी संपत्ति जूलिया को ट्रांसफर कर दी, बदले में रिहाई का वादा लेकर। लेकिन घंटों बीत गए, कोई खबर नहीं आई। पादरी बाइबल का पाठ पढ़ रहा था, तभी गार्ड ने आकर घोषणा की, बेकेट को रिहा किया जा रहा है। लायल का वह सुसाइड नोट मिल गया था। बेकेट जेल से बाहर आया। रूथ और जूलिया दोनों उसका इंतजार कर रही थीं। बेकेट जूलिया के साथ चला गया और पादरी को कन्फेशन की वजह से सब कुछ गुप्त रखना पड़ा। तो यह थी बेकेट की उस अंधेरी और चकाचौंध भरी दुनिया की कहानी, जहां हर कदम पर साजिश थी, हर रिश्ते में धोखा था और हर मुस्कान के पीछे मौत की सरसराहट थी। मेरी के उस वादे से शुरू हुई यह यात्रा, जिसने अपने बेटे को कभी हार न मानने की शपथ दिलाई, अंततः $19 अरब की विरासत के लिए एक खूनी शतरंज के मैदान में बदल गई। बेकेट ने 7 लाशों के ऊपर कदम रखकर वह हवेली हासिल की, जहां से उसकी मां को एक ठंडे पत्र के साथ निकाल दिया गया था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस जूलिया ने उसे मौत के गड्ढे में धकेला, उसी के हाथों उसने अपनी सारी कमाई लुटा दी, और जिस लायल की हत्या उसने नहीं की थी, उसी के चक्कर में वह फांसी की कोठरी तक पहुंच गया। जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है। सबसे बड़ा खतरा जान से मारने वाली गोली में नहीं, बल्कि उस मुस्कान में छिपा होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जूलिया ने बेकेट को अपने जाल में ऐसे फंसाया जैसे कोई मकड़ी अपने शिकार को। उसने उसके प्यार, उसके अकेलेपन और उसकी महत्वाकांक्षा को हथियार बनाया, और वह सब कुछ छीन लिया जो बेकेट ने अपराधों से बटोरा था। दूसरी ओर रूथ उस सच्चाई का प्रतीक थी जिसे बेकेट समझ नहीं पाया, कि वास्तविक धन वह नहीं है जो बैंक में पड़ा हो, बल्कि वह हाथ है जो अंधेरे में तुम्हारा हाथ थाम ले। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या बेकेट ने अपनी मां का बदला ले लिया या नहीं? आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ही कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। धन्यवाद।